अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक हमारे हो चुके थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देखा था। तो उससे रिलेटेड हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो डिफरेंट तरह की एमसीक्यूज़ आ चुकी हैं, इनको आज हमने देखना है। स्टार्ट करते हैं बेटा। 1000 kg ट्रक pulls a 500 kg car by mean of a rope with the speed of 10 meter per second. The rope suddenly breaks, causing the truck to move forward with a speed of 13 meter per second. Find the speed of a car after the rope breaks. वो सवाल हमसे कर रहा है बेटा कि 1000 किलोग्राम का एक ट्रक 500 किलोग्राम की कार को एक रस्सी की मदद से 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ खींच रहा होता है। अब अचानक से वो रस्सी टूटती है और जो ट्रक है ये 13 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ आगे की तरफ हरकत कर जाता है। कार की स्पीड क्या होगी ये हमने बतानी है। यूईटी 2014 के अंदर बेटा ये आपकी एमसीक्यूज आई हुई है। तो बेटा आप इतना जहन में रखें, देखिए 1500 किलोग्राम टोटल वज़न बनता है और जब ये स्पीड हासिल करते हैं 10 मीटर फी सेकंड की, ठीक है बेटा। अब जब रस्सी टूटती है तो 13 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ ट्रक आगे को हरकत करता है, ठीक है। 1000 किलोग्राम का ट्रक अब 13 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ हरकत कर रहा है। तो 500 किलोग्राम की जो कार है ये किस स्पीड के साथ हरकत कर रही होगी? देखिए वज़न टोटल बनता था 1500 किलोग्राम, 10 मीटर फी सेकंड की स्पीड थी। 13 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ अगर ये चल रहा हो तो कार हमेशा देखें वज़न 3 गुना, ये स्पीड यहाँ पर 13 का 3 गुना डिक्रीज़ होगी। वो कितनी कुछ स्पीड होगी? 4 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ, लेकिन उसी ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी जिस तरफ ट्रक जा रहा है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। उसकी वजह देखें 500 किलोग्राम का वज़न रहा है, 3 गुना कम हो गया है। तो इसीलिए ये जो स्पीड ट्रक की है, अब चूंकि इतना वज़न कम हो चुका है तो इस स्पीड के 3 गुना ही कहीं ना कहीं उस कार की स्पीड होगी। वो 3 गुना बनती है 4 इशारा समथिंग। तो समथिंग को रिमूव करने के बाद चूंकि 4 मीटर उसने लिखा हुआ था तो अप्रॉक्सीमेट ये हमारा आंसर बनता है। तो एक बेटा बात को यहाँ नोटिस कीजिएगा, एंट्री टेस्ट के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है वो एग्जैक्ट आंसर दे, वेरी वेरी क्लोज भी वो आंसर आपको दे रहा होता है। तो इसीलिए पहले तो ढूंढें कि एग्जैक्ट आंसर अगर तो उसने दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ ये होता है कि वो क्लोज तर रिलेशन भी कोई दे रहा होता है। तो आपने अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं उसने दिया हुआ तो क्लोज रिलेशन को सेलेक्ट कर लेना। ये बिल्कुल नहीं है आप छोड़ दें कि भी इसका आंसर तो ठीक नहीं था, आप या रॉन्ग अटैम्प्ट कर लें, ऐसा भी नहीं करना आपने। सेकंड एमसीक्यूज है, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। यूईटी 2014 के अंदर ये आपकी एमसीक्यूज आ चुकी है कि जब दो अजसाम इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हों तो कौन सी चीज़ कंजर्व रहेगी? ये इलास्टिक कोलिजन के दौरान हमेशा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, लेकिन अगर जिस्म का इन इलास्टिक कोलिजन हो जाए, अजसाम के दरमियान में इन इलास्टिक कोलिजन हो, तो हमेशा उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। थर्ड एमसीक्यूज है, टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास m एंड ऑफ वेलोसिटी v आर इन्वॉल्व्ड इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन एज शोन द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, दो सेम मास के अजसाम वी वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोलाइड कर रहे हैं, इन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व नहीं रहेगी, हाँ मोमेंटम इनका कंजर्व रहेगा। तो इलास्टिक कोलिजन के केस के अंदर बेटा इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अब वो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटीज़ चूँकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो जब कोलाइड करेंगे तो उस वक्त इनकी वेलोसिटीज़ के अपोजिट डायरेक्शन हो जाने की वजह से तमाम तर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। यूईटी 2016 के अंदर ये आपकी एमसीक्यूज आ चुकी है। तो इसका मतलब अब जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो 100% ही होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ स्फीयर ऑफ मास m एंड द वेलोसिटी 2v मूविंग इन x डायरेक्शन कोलाइड विद अ स्फीयर ऑफ मास 2m एंड वेलोसिटी v मूविंग इन द y डायरेक्शन। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूईटी 2016 के अंदर ये आपकी बेटा एमसीक्यूज आ चुकी है कि एक जिस्म मास m का है जिसकी वेलोसिटी 2v है और ये x डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, जबकि वहीं दूसरा मास जिसका मास है 2m और वेलोसिटी v के साथ ये y डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। आकर टकराते हैं और इलास्टिक कोलिजन कर लेते हैं।
तो इन दोनों के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है वो हमने इन स्टेटमेंट्स में बताना है। पहली तो बात बेटा देखें, अगर ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं तो इनका मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने के लिए अब गौर कीजिएगा, जो इनकी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बराबर होगी टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए इनिशियल 2v स्पीड ये है, एक स्पीड या वेलोसिटी दूसरे जिस्म की v ये थी, तो टोटल स्पीड कितनी बनी 3v के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर 3v का फैक्टर ज़रूर आएगा। इसीलिए फाइनल जब कोलाइड कर लेंगे तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर वो 3v का ज़रूर आना चाहिए, 3mv स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द इम्पैक्ट इज 3mv स्क्वायर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है बी का। स्टिक टुगेदर आफ्टर इम्पैक्ट, ऐसा भी कभी नहीं हो जाएगा कि एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएं, चिपक जाएं। सी ऑप्शन के अंदर देखें, टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट इज 4mv, ऐसा भी नहीं बनेगा, मोमेंटम ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इधर m है इधर 2m है, तो ये 3m हो सकता, कभी 4mv नहीं हो सकता। अब इसके बाद बोथ बी सी का भी ऑप्शन नहीं बनेगा, यही बी ऑप्शन आपका बनता है, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा बिफोर द इम्पैक्ट 3mv स्क्वायर के बराबर बनेगी। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मैसेज आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड, देन व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। यूएचएस 2019 के अंदर बेटा ये आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि अगर दो अजसाम एक दूसरे की तरफ ही ट्रैवल कर रहे हो, ये वही केस बन गया है। देखिए एक दूसरे की तरफ कैसे ट्रैवल करेंगे, एक जिस्म है जो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और दूसरा जिस्म है जो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर गौर करें, जो इनका मोमेंटम है हेड ऑन कोलिजन अगर ये कर रहे हैं तो टोटल फाइनल जो मोमेंटम इनका होगा वो हमेशा याद रखिएगा ज़ीरो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इनकी वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो फाइनल जो मोमेंटम इनका बनेगा वो 0 किलोग्राम मीटर फी सेकंड के बराबर बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये था सेवंथ एमसीक्यू है बेटा, अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट्स मोमेंटम इज चेंज्ड फ्रॉम 60 किलोग्राम मीटर फी सेकंड टू 36 किलोग्राम मीटर फी सेकंड, देन फाइंड्स द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट। यूएचएस 2010 के अंदर बेटा आपकी एमसीक्यूज आई हुई है कि एक 12 न्यूटन की फोर्स एक जिस्म के ऊपर एक्ट करती है और उसके मोमेंटम में 60 किलोग्राम फी सेकंड मीटर फी सेकंड जो पहला मोमेंटम था उसे बदल कर 36 किलोग्राम मीटर फी सेकंड दूसरे मोमेंटम के ऊपर लेके जाती है। तो फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम उसका ये बन जाता है। हमने टाइम बताना है, तो इस रिलेशन के अंदर बेटा हमने सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है, इसे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी लिख दें। अब हमने चूंकि टाइम फाइंड करना है तो पी एफ माइनस पी आई फोर्स को इस तरफ डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें फाइनल मोमेंटम 36, इनिशियल मोमेंटम इसका 60 बना था, फोर्स 12 न्यूटन की है, 60 में से 36 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 24 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आपके पास बेटा बनेगा -2 सेकंड। अब चूंकि टाइम कभी माइनस के अंदर नहीं लिखा जाता तो 2 सेकंड ही आप इसको कंसिडर करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 8th एमसीक्यूज इन एन इलास्टिक कोलिजन, एक इलास्टिक कोलिजन के दौरान व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड्स विद अ लाइट बॉडी एट कंडीशन m1 इज वेरी लार्जर देन m2 एंड v2 इज इक्वल टू 0, देन द चेंज इन द वेलोसिटी विल बी। यूएचएस 2009 के अंदर ये एमसीक्यूज आ चुके हैं बेटा। स्पेशल केसेस बेटा हमने देखे थे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर, ये उन्हीं स्पेशल केसेस में से है कि फर्स्ट मैस जो है m1 ये m2 से एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर हो, इसका मतलब m2 को निगलेक्ट करना है, और m2 रेस्ट की हालत में हो। ठीक है, अब इस केस के अंदर अब चेंज इन वेलोसिटीज़ हमने बतानी है, तो रिलेशन आपके पास मौजूद थे, मैं वो दोबारा आपको लिख देता हूँ। हमने v1 प्राइम का रिलेशन पढ़ा था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन था हमारे पास। अब चूँकि m2 0 पर है
तो यहाँ से m2 की टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ से भी m2 की टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, और v2 ज़ीरो है तो ये सारे टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ से एक रिलेशन v1 प्राइम बराबर होगा v1 के। और दूसरा रिलेशन हमने कैसे कैलकुलेट करना है, और v2 प्राइम के लिए बेटा v2 प्राइम बराबर है m2, यहाँ पर हमारे पास 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इंटू v2 आएगा। v2 वैसे ज़ीरो है, ये टर्म सारी ज़ीरो है, और इधर से m2 को निगलेक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2m1 डिवाइडेड बाई m1 और इंटू v1 होगा, m1 से m1 को कैंसिल कर लेंगे तो v2 प्राइम बराबर हो जाएगा 2v1 के। तो ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए कि v1 प्राइम बराबर होगा v1 के, जबकि v2 प्राइम 2v1 के बराबर। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 9th MCQ है, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम masses, what will happen the moving body collide with the mass initially at rest। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर जब दो अजसाम आपस के अंदर टकरा रहे हों, उनके मास आपस में बराबर हों और इस तरह से टकराएं कि जाता हुआ मूव करता हुआ जो जिस्म है वो आगे एक ऐसे जिस्म के साथ टकराए जो कि रेस्ट की हालत के अंदर हो। तो यहाँ पर बेटा एक तो पहले v2 को ज़ीरो पुट करना है और दूसरा दोनों मासेस आपस में बराबर हैं। तो इसी ही फार्मूला के अंदर जब आप इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो ऑप्शन आपके पास होगा डी। ठीक है, सेम मासेस हैं। अब होगा क्या, पहला मास जाकर रेस्ट की हालत के अंदर आ जाएगा, जबकि जो दूसरा मास रेस्ट की हालत में है वो पहले मास की स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करा रहा, आपने जाके स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर आपने ये सारी डिटेल देख लेनी है। मैंने वहाँ पर आपको कैलकुलेट कराया हुआ है बेटा। 10th MCQs है, वी कैन डिराइव न्यूटन्स। हम न्यूटन लॉज में से किस लॉ में से बाकी लॉज को डिराइव कर सकते हैं, ये हमने बताना है। पहला ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड लॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड लॉज डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। थर्ड एंड फर्स्ट लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड लॉ। ऑल ऑफ थ्री लॉज आर इंडिपेंडेंट, चौथा ऑप्शन है। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, सेकंड लॉ में से पहले और तीसरे लॉ को डिराइव किया जा सकता है। उसकी वजह कि फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में है और थर्ड लॉ के अंदर जो फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है वो सेकंड लॉ ऑलरेडी फोर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका मतलब सेकंड लॉ में से इन दोनों लॉज को निकाला जा सकता है, बाकी सारे रॉन्ग हैं हमारे पास। 11th MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। ए ऑप्शन है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही बात है भाई, हर अमल का एक रद्द अमल जो हमेशा मिकदार में बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही जिस्म के ऊपर एक्ट करते हैं, ये बात गलत है। एक्शन और रिएक्शन थर्ड लॉ बताता है कि टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं सेम टाइम लेंथ के अंदर। 12th MCQ, द ड्राइवर ऑफ कार सीज अ ब्रॉड वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, ही शुड। एक कार का ड्राइवर अचानक से अपने सामने एक लंबी सी दीवार देख लेता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये हमसे सवाल पूछा हुआ है एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शंस हैं बेटा, ब्रेक शार्पली, बी ऑप्शन है टर्न शार्पली, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा, उसे ब्रेक्स तेज़ी से लगानी चाहिए ताकि टाइम ऑफ कोलिजन कम हो सके और जो टकराव का वक्त है वो अगर कम होगा तो फोर्स कम एक्ट करेगी। 13 MCQs है, अ कार्क ऑफ mass 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्क इज। एक कार्क 10 ग्राम का पानी के ऊपर तैर रहा है तो नेट फोर्स कितनी कुछ एक्ट करेगी, जाहिर सी बात है बेटा, एक फोर्स के वेट के बराबर अगर उसके ऊपर कोई अप थ्रस्ट एक्ट करे तो हमेशा वो जिस्म फ्लोट करने लग जाता है। तो इसीलिए 10 ग्राम के इस कार के ऊपर इतनी ही अप थ्रस्ट एक फोर्स एक्ट कर रही होगी तो इसीलिए ये फ्लोट कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 MCQs, अ स्टोन ऑफ mass 1 kg इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर।
देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज। एक किलोग्राम का स्टोन जो कि एक ट्रेन के फ्लोर के ऊपर रखा गया है, एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर से, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी कुछ एक्ट करेगी। F बराबर होता है बेटा ma। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पर बताना कितना कुछ है कि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या एक्ट करती है। फोर्स मास है बेटा 1 और एक्सेलरेशन भी है 1, तो यहाँ पर F1 न्यूटन के बराबर होगी। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 15 MCQs है। 2 बिलियर्ड balls A and B each of mass 50 gram and moving in opposite direction with a speed of 5 meter per second square each collide and rebound with the same speed. The impulse imparted to the each ball is। 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं जिनका मास भी 50 किलोग्राम है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक 5 मीटर फी सेकंड की स्पीड के साथ हरकत कर रही हैं। जब कोलाइड करती हैं और रीबाउंड हो जाती हैं तब भी इनकी स्पीड सेम रहती है, यही इनकी स्पीड रहती है। अब इनके ऊपर जो इम्पल्स इम्पार्ट होगा वो इम्पल्स क्या कुछ होगा बेटा, वो हमने बताना है। तो बेटा इनिशियल मोमेंट ऑफ ए बॉल ये बराबर होगा बेटा, इसका मैस ग्राम में है तो आप इसको किलोग्राम के अंदर बदल लें, और जो स्पीड है ये 5 की थी तो इसके पास अब जो मोमेंटम होगा वो 0.25 किलोग्राम मीटर फी सेकंड होगा। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम अगर इसी ए बॉल का निकालना चाहेंगे तो फाइनल मोमेंटम के लिए बेटा मास अब तो भी इसका वही रहेगा, लेकिन अब चूँकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है तो इसे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यह आंसर होगा -0.25 का। अब चेंज इन मोमेंटम पल्स के बराबर है तो -pi, दोनों वैल्यूज़ को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो दोनों माइनस की हैं, तो -0.5 किलोग्राम मीटर फी सेकंड यहाँ से इम्पल्स कैलकुलेट होगा ए बॉल के लिए। इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉल जब इसको लिखना चाहेंगे तो वो हमारे पास बराबर होगा बेटा, उसका मास तो यही है क्योंकि सेम मास की दोनों बॉल्स थी, अब ये मुखालिफ साइड से आ रही है। ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ मूव कर रही थी, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, तो इसका मोमेंटम होगा पहला -0.25 के। ठीक है, फाइनल मोमेंटम जब इसका बनाना चाहेंगे बी बॉल का, ये बराबर होगा 0.05 और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हमने करना है वो 5 पॉजिटिव इसकी वेलोसिटी होगी और ये बराबर होगा बेटा 0.25 के। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, जस्ट समझाना है आपको ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स के, आई बराबर होगा PF माइनस PI 0.25। अब माइनस ये है, इधर से ये माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का हो जाएगा 0.25 का, और इम्पल्स बराबर होगा 0.5। ठीक है बेटा, किलोग्राम मीटर फी सेकंड का। अब यहाँ से गौर करें, दोनों बॉल्स के ऊपर एक जैसा इम्पल्स इम्पार्ट हो रहा है और वो कितना कुछ है 0.5 किलोग्राम मीटर फी सेकंड का। तो ये आंसर आपके पास है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। तो बेटा ये थी MCQs जो स्पेसिफिकली तौर पर हमने इम्पल्स, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इनकी तमाम तरह टाइप्स को हमने देखा और इनमें से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हमारी MCQs क्या बनती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।